बाबू, आप लोग का एमसीएल का जो भी सिलेबस है उसको हम बीच बीच में कवर करेंगे और ये WCL 2022 का सेट ए को सॉल्व कर रहे हैं, उसमें भी बहुत सारा चीज जो उसका सिलेबस का हम कवर कर देंगे। उसके अलावा भी बीच बीच में हम कुछ वहां से भी टॉपिक उठा लेंगे ताकि आप लोग का 10 दिन में हम कंप्लीट कर दे। और ये क्वेश्चन पेपर हम मुश्किल से 4 या 5 वीडियो में कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि आपको एनसीएल के लिए हमने बहुत सारा चीज बताया है। उसी में से यहाँ पे होगा पहला क्वेश्चन 2022 WCL का सेट ए का पहला क्वेश्चन, माइंस एक्ट इज एप्लीकेबल ऑन, और आपको ऑप्शन दिया कोल माइंस, मेटल माइंस, ऑयल माइंस, ऑल ऑफ दी। जो भी बच्चा मेरा वीडियोस को बहुत दिन से देख रहा है, पिछले 6 महीने से हम जो आप लोग क्लिक कर रहे हैं, हम बताएं कि माइंस एक्ट, माइंस रूल्स, रेस्क्यू रूल, ये जो है ये सब माइंस पे लागू होता है। रेस्क्यू रूल अंडरग्राउंड माइंस के लागू होता है, ओपन कास्ट के नहीं। लेकिन अंडरग्राउंड मेटल माइन हो, अंडरग्राउंड कोल माइन हो, अंडरग्राउंड आपका जो ऑयल माइन होता है, उसके लिए रेस्क्यू रूल रहेगा। ठीक है, माइंस एक्ट सब प्रकार के माइंस के लागू होगा, ओपन कास्ट हो, अंडरग्राउंड हो, कोल हो, मेटल हो, ऑयल हो, सब माइंस के लागू होगा। एक बात तो कुछ हम माइंस एक्ट के बारे में ब्रीफ नोट आपको दे दें। किसके बारे में? माइंस एक्ट के बारे में। पहला बात क्या हुआ, इट अप्लाई ऑन ऑल माइंस। किसके ऊपर लागू होता? ये माइंस एक्ट है, कहीं ऐसा लिखा गया कोल माइंस एक्ट, जैसा अपना रेगुलेशन है कोल माइंस रेगुलेशन या मेटलीफेरस माइंस रेगुलेशन, ऑयल माइंस रेगुलेशन, ऐसा बोलता है ना। तो कोल माइंस रेगुलेशन सिर्फ कोल के लिए एप्लीकेबल होगा, मेटलीफेरस माइंस रेगुलेशन सिर्फ ये माइंस एक्ट है। माइंस एक्ट मतलब जो भी माइंस आपकी है वो सारे माइंस पर माइंस एक्ट लागू होगा। ठीक है, तो माइंस एक्ट किसके लिए एप्लीकेबल है? ऑल माइंस के लिए। ठीक है, इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। भारत में स्थित सारी खदानों पर माइंस एक्ट लागू होगा। किस पे? इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। इट एक्सटेंड्स टू होल, WHO होल मतलब संपूर्ण, होल ऑफ इंडिया, संपूर्ण भारत में जो भी माइंस सिचुएटेड है इसकी टेरिटरीज के अंदर, राज्य और जितने भी हमारे केंद्र शासित प्रदेश है, उन सब में जो भी माइंस है, चाहे वो ऑयल माइंस हो, कोल माइंस हो, मेटलीफेरस माइंस हो, सब पर आपका माइंस एक्ट लागू होगा। ये किसके बारे में बता रहा है? माइंस एक्ट के बारे में। पहली बार माइंस एक्ट कब बना था? फर्स्ट माइंस एक्ट, फर्स्ट एमए लिख दू, एमए मतलब माइंस एक्ट। फर्स्ट माइंस एक्ट कब बना था? उसका क्या नाम था? द इंडियन माइंस एक्ट। क्या नाम था? द इंडियन माइंस एक्ट। ये बना था 1901 में, बाद में 1923 बना। उसके बाद में आज जो हम पढ़ते हैं वो माइंस एक्ट बना, द माइंस एक्ट 1952। द माइंस एक्ट 1952। और ये कब से इन्फोर्स्ड है, कब से लागू हुआ? ये 1 जुलाई 1952। 1 जुलाई 1952 को माइंस एक्ट 1952 लागू हुआ। जैसे आपका 27 नवंबर 2017 को हमारा नया कोल माइंस रेगुलेशन लागू हुआ, वैसे ही माइंस एक्ट जो आज हम पढ़ते हैं वो 1 जुलाई 1952 को लागू हुआ। ये मोटा मोटी माइंस एक्ट के बारे में आपको इतना जानकारी रख लीजिए, तो माइंस एक्ट के ऊपर जो छोटा मोटा ऑब्जेक्टिव आएगा आप उसको कर सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं।
ड्यूटीज एंड, क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजेंट। ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजेंट बोलिए, ड्यूटीज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओनर बोलिए, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर बोलिए। तीनों का यदि आ गया, यहां पे तो एक ही दिया एजेंट का, तीनों का एक ही ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है एज पर माइंडसेट 1952। और वो क्या है? वो ये है जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं CMSD, ठीक है, या इसको ऐसा भी बोल सकते हैं MCSD, ठीक है। पहले जब मैं पढ़ता था तो मैं बोलता था MCSD, लेकिन तुम लोग को जब से पढ़ा रहा हूं तो इसको बोलने में थोड़ा दिक्कत होता है, इसलिए हम CMSD बोलने लगे। बात वही है, MCSD बोलिए चाहे CMSD बोलिए। अब इसका क्या मतलब, पहले इसका देख लीजिए। MCSD मैनेजमेंट कंट्रोल सुपरविजन एंड डायरेक्शन, इसका क्या मतलब है? कंट्रोल मैनेजमेंट सुपरविजन एंड डायरेक्शन। बात एक ही हुआ ना, बात एक ही हुआ। मैं पढ़ता तो मैं अपने लिए ये तैयार किया था MCSD, मैनेजमेंट, M से मैनेजमेंट, C से कंट्रोल, S से सुपरविजन, D से डायरेक्शन, कंट्रोल मैनेजमेंट सुपरविजन एंड डायरेक्शन, ठीक है। लेकिन तुम लोग को जब से पढ़ाना चालू किया हूं तो इसको इजी वे में बोलने के लिए CMSD बोलता हूं, सुने होंगे, कंट्रोल मैनेजमेंट सुपरविजन एंड डायरेक्शन। देयर आर द 4 ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एजेंट, ओनर, एजेंट एंड मैनेजर। तीनों का बता रहा हूं, तीनों का ये, नॉट ओनली एजेंट, ठीक है। ये तीनों आदमी का, ओनर, एजेंट एंड मैनेजर, इन तीनों की ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, या ये बोल दे कि इनके फंक्शन क्या है ओनर, एजेंट या मैनेजर के। ये 4 गो फंक्शन है, MCSD, ये CMSD, ठीक है। तो एजेंट किसको बोलते हैं? कई बार आप लोग जो WCL की तरफ के बच्चे होंगे या MCL की तरफ के बच्चे होंगे, ACCL के, वहां सब एरिया मैनेजर बोलते हैं। आप BCCL में सिर्फ एजेंटे बोलते हैं, और CCL में जैसे आप ले लीजिए वहां प्रोजेक्ट अफसर बोलते हैं। ये आपका कंपनी का दिया हुआ डेजिग्नेशन है, उससे कोई लेन देन नहीं। माइंडसेट जो है आपके रेगुलेशन के तहत, माइंस एक्ट के तहत, जिस व्यक्ति को आपने एजेंट अपॉइंट किया है, ही इज द अपॉइंटमेंट। तो किसको बोलता है? आपका एजेंट का डेफिनेशन दिया हुआ है माइंडसेट में। हम एजेंट से संबंधित 4 गो 5 गो बात बता देते हैं, क्योंकि यही क्वेश्चन फिर से आपको आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है आपको सब चीज जानकर रखिएगा तो कोई ना कोई आ ही जाएगा, समझे ना। एजेंट किसको बोलते हैं? एजेंट, माइंड के एजेंट का क्या मतलब होता है? मतलब ऐसा व्यक्ति जो ओनर के तरफ से, मतलब मालिक के तरफ से या मालिक के बदले में भाग लेता है, कार्य करता है। और किस चीज का कार्य करता है मालिक के तरफ से? ये CMSD वाला, कंट्रोल मैनेजमेंट सुपरविजन एंड डायरेक्शन। माइंड के कंट्रोल मैनेजमेंट सुपरविजन एंड डायरेक्शन के लिए ओनर के तरफ से, मालिक के तरफ से भाग लेने वाला उस व्यक्ति को हम एजेंट ऑफ द माइंड बोलेंगे, ठीक है। मतलब क्या हुआ? इन रिलेशन टू माइंड, एजेंट ऑफ ए माइंड मीन्स अ पर्सन who act on behalf of the owner, takes part in the management, control, supervision and direction of the mind। और 2-3 चीज एजेंट के बारे में बता दे। सब जगह मैनेजर का ड्यूटी नहीं होता, बहुत जगह मैनेजर का ड्यूटी दिया हुआ है। आप पूरा रेगुलेशन को उठाइए, रूल को उठाइए, माइंडसेट को उठाइए, सब जगह मैनेजर को सबसे ज्यादा दिया है। लेकिन कुछ ऐसी जिम्मेदारियां हैं जहां पर मैनेजर को छोड़ दिया है, और वही आपको ऑब्जेक्टिव आ गया तो आप लोग गड़बड़ा जाएगा। सेक्शन माइंस एक्ट का सेक्शन 18(1), सेक्शन 18(1) और सेक्शन 18(2), इसको बहुत ध्यानपूर्वक आपको समझ लेना है, ठीक है। ये सेक्शन 18 में क्या दिया? ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओनर, एजेंट एंड मैनेजर, ठीक है। ओनर, एजेंट और मैनेजर, ओनर, एजेंट और मैनेजर की ड्यूटी दिया। लेकिन सेक्शन 18(1) और सेक्शन 18(2) में
मैनेजर का ड्यूटी नहीं है। सेक्शन 18(3) से लेकर 18(6) तक मैनेजर का भी ड्यूटी है, ओनर का भी है, एजेंट का भी है। लेकिन सेक्शन 18(1) और 18(2) में सिर्फ और सिर्फ ड्यूटी दिया है ओनर और एजेंट का। किसका दिया है? ओनर और एजेंट का। सबसे पहले हम 18(2) की बात करेंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या दिया है? यहाँ पे 3 चीज दिया है। कितना चीज दिया है बेटा? 3 चीज दिया है। अभी एक मेरे सीनियर है, उनका डीजीएमएस में भी 8-9 महीना पहले सिलेक्शन हुआ, यही वाला पूछा था। ठीक है, पहला क्या बोलता है? एक वर्ड सुने होंगे, क्रिच, CRECHE, क्रिच। पीठेड बाथ, पीठेड बाथ और कैंटीन, ये 3 चीज के प्रोविजन के लिए क्रिच। क्रिच किसको बोलते हैं बाबू? ये क्रिच के आप कई नाम बोल सकते हैं। शिशु घर, शिशु घर या शिशु गृह, शुद्ध हिंदी में गृह बोलेंगे, या इसी को आप हिंदी में और क्या बोल सकते हैं? पालना घर, पालना घर। इसी को और आप हिंदी में बोल सकते हैं झूला घर। क्या बोल सकते हैं? झूला घर। ये क्रिच के हिंदी वर्ड बता दिए। इसमें से आप कोई भी बोलिए, एक ही मतलब होता है। शिशु गृह, पालना घर, झूला घर, मतलब बच्चों के लिए कोई घर होगा। बता रहे हैं क्या चीज है। तो क्रिच का प्रोविजंस के लिए, पीठेड बाथ के प्रोविजंस के लिए, कैंटीन के प्रोविजंस के लिए सिर्फ और सिर्फ ओनर एंड एजेंट विल बी रिस्पॉन्सिबल। कौन है बेटा? इन 3 के लिए, क्रिच, पीठेड बाथ और कैंटीन के लिए, who will be responsible for securing the compliance of क्रिच, कैंटीन एंड पीठेड बाथ। ये कहा दिया है? ये दिया है, ये जो प्रोविजंस दिए माइंस एक्ट के सेक्शन 58D, E और P में दिया है। कहा दिया है? ये तीनों का प्रोविजन कहा दिया है? माइंस एक्ट के सेक्शन 58 के सब सेक्शन 1 के अंतर्गत उसका जो सब क्लास होगा उसमें दिया है D, E और P में क्रिच, कैंटीन और पीठेड बात के बारे में। ठीक है, तो इसमें क्या, इसको कौन करेगा? इनका प्रोविजंस को पालन करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? ओनर एंड एजेंट, ओनर एंड एजेंट, नॉट मैनेजर। आपको दे दिया कि क्रिच का प्रोविजंस के लिए कौन जिम्मेदार होगा, 4 को ऑप्शन दे देगा। तो आप क्या कीजिएगा? गलत कर दीजिएगा। यदि आपको नहीं मालूम तो मैनेजर सोचेगा, मैनेजर तो हर जगह होता है, मैनेजर डाल देगा। लेकिन ये 3 के प्रोविजंस के लिए ओनली रिस्पॉन्सिबल पर्सन विल बी ओनर एंड एजेंट। ठीक है, क्रिच क्या होता है? जिन माइंस में वीमेन एम्प्लॉई है, तो छोटे छोटे बच्चे भी होंगे, वीमेन एम्प्लॉई है तो हम इंसान है, हमारे भी कोई माँ बाप रहे होंगे जी। तो मैं मान लो कोई मैनेजर एजेंट हूं और मेरे माइंड में मान लिया, मैंने मान लिया कि मेरे एजेंट हूं और मेरे माइंड में महिलाएं नियोजित है, विमेन एम्प्लॉयड है। तो उन महिलाओं के ऐसे बच्चे जो 6 साल से छोटे हैं, उम्र में 6 साल से छोटे हैं, उन बच्चों के उपयोग के लिए स्पेशल रूम आपको बनाना होगा, जहां वो अपने बच्चों को छोड़ के जा सके, उनके बच्चों का वहां केयर किया जा सके और वो अपनी ड्यूटी कर सके। वो जो प्रोविजंस है उसको बोलते हैं क्रिच या शिशु गृह, पालनाघर या झूलाघर। मतलब क्या बोला? इन एनी माइंड वेयर वीमेन आर एम्प्लॉयड सुटेबल रूम्स आर रिजर्व्ड, आर प्रोवाइडेड फॉर द चिल्ड्रन बिलो आर अंडर 6 years ऑफ एज। कितना बोल रहा बेटा? 6 साल से छोटे बच्चे, अंडर 6 years ऑफ एज ऑफ सच विमेन एम्प्लॉय। वो जो महिलाएं हैं आपकी माइंड की, उनके 6 साल से कम उम्र के बच्चों को देखभाल के लिए एक स्पेशल रूम रखा जाएगा, बनाया जाएगा, एक घर बनाया जाएगा जहां पर बच्चे का केयर होगा। उस घर को, उस जगह को, उस रूम को क्रिच बोलते हैं। और ये क्रिच बनाने का
उसको मेंटेन करने का जिम्मेदारी किसका होगा? ओनर एंड एजेंट का, नॉट मैनेजर। मैनेजर का जिम्मेदारी नहीं है। दूसरा था पीटेड बात, हम माइंस में काम करते हैं, डस्ट काला पीला हो जाते, तो ये नियम है कि माइंस से जब आदमी आए तो जब अपने घर जाए तो नहा धो ले, उसके कपड़े वहां पे बढ़िया से रख दे, माइंस के लिए दूसरे कपड़े वहां इस्तेमाल करे, तो उसके लिए लॉकर और पीटेड बात की व्यवस्था करना है। और ये व्यवस्था करने की जिम्मेदारी भी ओनर एंड एजेंट की है, ना कि मैनेजर की। कैंटीन माइंस में व्यक्तियों को भोजन करने के लिए जो जगह होता है उसको कैंटीन बोलते हैं, और ये कैंटीन की व्यवस्था करना, इसका प्रोविजंस करना, ये जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ओनर एंड एजेंट की, ना कि मैनेजर की। कैंटीन का प्रोवाइड करता बेटा, उधर बताए थे जब ऐसे लोग पढ़ा रहे थे, when 250 more than 250 persons are employed। कैंटीन के लिए क्या बताए थे बेटा? कैंटीन के क्या बताए थे? मोर देन, ये मोर देन का सिंबल है, मोर देन 250 persons आर ओई मतलब ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड। ठीक है। रेस्ट सेल्टर के लिए कितना बताए थे भैया? रेस्ट सेल्टर के लिए बताए थे मोर देन 50 persons आर ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड, देन माइन मैनेजमेंट हैव टू प्रोवाइड रेस्ट सेल्टर, ऐसे बताए थे ना। मोर देन 50 persons आर एम्प्लॉयड, और कैंटीन के लिए मोर देन 250 persons आर ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड। फिर उसमें भी बताए थे रेस्ट सेल्टर में कि लोडिंग हाउस है, ओपन कास्ट वर्किंग है, वर्कशॉप है, माइन इंटेंसेस के पास यदि किसी भी समय पर मोर देन 25 persons से ज्यादा ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड है तो वहां आपको रेस्ट सेल्टर प्रोवाइड करना होगा, बताए थे ना वहां पे। ठीक है। तो इतना मोटा मोटी एजेंट के बारे में आप लोग देख लीजिएगा, तो एजेंट के बारे में चीजें कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, ये 18(1) छूट गया था बाबू। 18(1) काम बोला, 18(2) ही ना बताए। 18(1) में कुछ नहीं, फाइनेंशियल प्रोविजंस के लिए जो माइंस एक्ट, माइंस रूल्स, कोल माइंस रेगुलेशन, मतलब स्टेच्यूट बोलेंगे इसको, सबको मिला के जितने भी लॉ है उनको मिला के छोटा सा वर्ड यूज होता है स्टेच्यूट। स्टेच्यूट के कंप्लायंस के लिए जो भी फाइनेंशियल प्रोविजंस होंगे, फाइनेंस का जरूरत होगा, पैसे का जरूरत होगा, फाइनेंशियल प्रोविजंस के लिए भी कौन जिम्मेदार होगा? जिम्मेदार होगा ओनर एंड एजेंट, नॉट मैनेजर। ये दो सेक्शन 18(1) और 18(2) के लिए सिर्फ और सिर्फ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी ओनर एंड एजेंट का, ना कि मैनेजर का। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। और सिर्फ यही नहीं बताना मेरा काम है, ये तो आप भी ढूंढ लीजिएगा कहीं से, इसके आगे पीछे का भी बताना ताकि बहुत सारा चीज आपका कंप्लीट हो। क्वेश्चन नंबर 3, मिनिमम एज ऑफ ए पर्सन टू वर्क इन अंडरग्राउंड माइंस एज पर माइंस एक्ट 1952। एमएलई का मतलब माइंस एक्ट 1952 अदर देन ट्रेनी और अप्रेंटिस। ठीक है। अभी अंडरग्राउंड माइंस बोलो चाहे ओपन कास्ट माइंस, मतलब माइन में, कहने का मतलब क्या हुआ, ये आपको बहकाने के लिए अंडरग्राउंड वर्ड दे दिया। अंडरग्राउंड माइन हो चाहे ओपन कास्ट माइंस हो, माइंस कोई भी प्रकार का माइंस हो, माइंस एक्ट सब पे लागू होता है, तो अलग अलग प्रोविजन अलग अलग जगह लागू नहीं ना होगा, चाहे वो अंडरग्राउंड माइंस हो चाहे ओपन कास्ट माइंस हो। तो माइंस में किसी भी आदमी को काम करने के लिए कम से कम कितना उम्र चाहिए, यह पूछ रहा हूं। कुल मिला के 18 साल, 20 साल, 21 साल। अब 20 साल का है ऑप्शन दे दिए, तो गलत है, लेकिन दिया काहे के लिए? क्योंकि कॉम्पिटेंट पर्सन के लिए कोई डेफिनेशन बच्चा पढ़ के गया होगा तो वहां लिखा होगा कि तभी उसको कॉम्पिटेंट पर्सन नियुक्त किया जाएगा जब उसका 20 साल का उम्र हो गया होगा। पढ़ा है ना कॉम्पिटेंट पर्सन डेफिनेशन में, इसलिए 20 डाल दिया तो वो बकाएगा, इधर उधर दिमाग लगाएगा। जबकि ये चीज है कहां से क्वेश्चन पूछा था? ये क्वेश्चन पूछा था सेक्शन 40। कहां से पूछा था बेटा? सेक्शन 40 से। कहां से पूछा था? सेक्शन 40 से पूछा था। क्या है सेक्शन 40? क्या है? एम्प्लॉयमेंट ऑफ पर्सन बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज। एम्प्लॉयमेंट ऑफ पर्सन बिलो
18 years ऑफ एज। ठीक है, 18 साल से कम आयु के व्यक्तियों के एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या प्रोविजंस है वो दिया है सेक्शन 40 ऑफ द माइंस एक्ट 1952। ठीक है, क्या दिया है इसमें? दो टूल बात है, 2 लाइन में। सेक्शन 40 कितने लाइन का है बेटा? 2 ही पॉइंट है और 2 लाइन का है। पहला बोलता है सेक्शन 40 कि 18 साल से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को माइंस में काम पर नहीं लगाया जाएगा। नो पर्सन शैल बी अलाउड टू वर्क इन अ माइन बिलो 18 years ऑफ एज। 18 साल से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को माइन में काम पर नहीं लगाया जाएगा। मतलब मिनिमम एज ऑफ एम्प्लॉयमेंट कितना हुआ? 18 years। मिनिमम एज ऑफ एम्प्लॉयमेंट कितना हुआ? 18 years। दूसरा क्या बोलता? यद्यपि दूसरा सबसेक्शन क्या बोलता? यद्यपि ट्रेनी और अप्रेंटिस के केस में 16 साल से कम आयु के व्यक्ति को काम पर नहीं लगाया जाएगा, मतलब ट्रेनिंग भी नहीं दिया जाएगा उनको यदि 16 साल से कम है तो। मतलब मिनिमम एज ऑफ अप्रेंटिस और ट्रेनिंग कितना हो गया? 16 years। और माइन में काम करने के लिए मिनिमम एज कितना हुआ बेटा? 18 साल। ठीक है, लेकिन ये ट्रेनिस और अप्रेंटिस को प्रॉपर सुपरविजन में काम पर लगाया जाएगा। कहां लगाया, कैसे लगाया जाएगा? प्रॉपर सुपरविजन। यही सब छोटा छोटा चीज को ऑब्जेक्टिव में कहीं से घुसा देता है। ठीक है, तो 2 ठूली बात बोला ना कि 18 साल से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को 18 years से कम एज वाले को माइंस में काम पर नहीं लगाएंगे। यद्यपि आपके ट्रेनी और अप्रेंटिस जो कि 16 साल से कम उम्र के नहीं है उनको प्रॉपर सुपरविजन में काम पर लगाया जाएगा। ठीक है, मतलब अप्रेंटिस और ट्रेनी के लिए भी मिनिमम एज कितना चाहिए? 16 years, 16। ठीक है, और माइन में काम करने के लिए मिनिमम 18। एकदम याद रखिएगा। अब यह विवाद हो गया कि ये फलानवा जो है ना ये 18 साल से कम का है या कोई ट्रेनी 16 साल से कम का है, ये इजी क्वेश्चन उठ गया। तो इसके लिए भी माइंस एक्ट ने प्रोविजन दिया हुआ है सेक्शन 43। सेक्शन क्या है? 43। पावर टू रिक्वायर मेडिकल एग्जामिनेशन। एमई लिख दिया, मेडिकल एग्जामिनेशन। पावर टू रिक्वायर मेडिकल, किसका पावर? पावर ऑफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। अभी तो लंबा लंबा क्वेश्चन नहीं आ रहा नहीं बेटा, हम बताते थे पावर ऑफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस में बताते थे सेक्शन 9A, 22, 22A, 43, 75। ठीक है, ये माइंस एक्ट। फिर कोल माइंस रेगुलेशन में भी कुछ जगह पावर दिए हैं इंस्पेक्टर ऑफ माइंस के। तो पावर टू रिक्वायर मेडिकल एग्जामिनेशन, यदि किसी भी इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को यह शक हो जाता है कि कोई जो माइन में एम्प्लॉयड व्यक्ति वो एडल्ट नहीं है। एडल्ट मतलब, एडल्ट किसको बोलते हैं? एडल्ट मीन्स अ पर्सन हु हैज कंप्लीटेड 18th years। मतलब ऐसा व्यक्ति को हम एडल्ट या वयस्क बोलते हैं जो जिसने अपने जीवन का 18 साल कंप्लीट कर लिया हो। एडल्ट मीन्स अ पर्सन हु हैज कंप्लीटेड 18th year। ठीक है, तो यदि किसी इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को, ये सेक्शन 43 के तहत बता रहे, किसी इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को यह शक या शंका है कि कोई माइन में एम्प्लॉयड पर्सन एडल्ट नहीं है या कोई ट्रेनी या अप्रेंटिस 16 साल से कम है, तो वो मैनेजर को नोटिस देके ये अपेक्षा कर सकते हैं, रिक्वायर कर सकते हैं। अपेक्षा करना मतलब रिक्वायर अंग्रेजी में, ऐसा अपेक्षा कर सकते हैं कि आप जो जिन व्यक्तियों के बारे में इंस्पेक्टर ऑफ माइंस बोल रहे हैं उनका एक सर्टिफाइंग सर्जन के द्वारा मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाए। और इस माइंस एक्ट के लिए उस सर्टिफाइंग सर्जन के द्वारा दिया गया सर्टिफिकेट कनकल्सिव होगा, मतलब अंतिम होगा। यदि डॉक्टर साहब ने, सर्टिफाइंग सर्जन को डॉक्टर है, तो जो सर्टिफाइंग सर्जन साहब उसने लिख दिया कि राम जो है एडल्ट है, मतलब वो एडल्ट है फिर। और यदि श्याम कोई ट्रेनी है या अप्रेंटिस है, वो 16 साल से कम का नहीं है, तो वो कनकल्सिव होगा, अंतिम होगा। ठीक है, उसको इंस्पेक्टर ऑफ माइंस भी मानेंगे, दुनिया मानेगा। क्यों? क्योंकि उसकी एज को प्रूव करने के लिए
पूरी दुनिया में या इस देश में जो एजेंसी है वो है डॉक्टर। हर एक का अपना अपना काम बटा हुआ है। तो इतना क्लियर हुआ। तो मिनिमम एज ऑफ पर्सन टू बी एम्प्लॉयड इन अ माइंस विल बी 18 ईयर्स, ठीक है। और कॉम्पिटेंट पर्सन के लिए कितना है बेटा? 20 साल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, ये रिपोर्टेबल इंजुरी का डेफिनेशन दिया था और उसमें से ऑब्जेक्टिव चूज करना था। वीक का डेफिनेशन दिया था और डे का मैं अपने से ले लिया। ये वाला आपके पेपर का नहीं है, लेकिन इसका भी आ सकता है। वीक आए तो डे भी आ जाएगा। तो रिपोर्टेबल इंजुरी, हम आज से 10-12 वीडियो पहले, आज रात से 10-12 वीडियो पहले एक कोई मॉडल क्वेश्चन पेपर या सुपर धमाका में हम मेजर एक्सीडेंट, डिजास्टर, पूरा फेटल एक्सीडेंट, सब जितने टाइप के एक्सीडेंट है, माइनर एक्सीडेंट, सीरियस एक्सीडेंट, सबका बताया। ये बताइए। हाँ अच्छा, पूछेंगे अभी। रिपोर्टेबल इंजुरी का बोला था, ये ऑब्जेक्टिव का जमाना बेटा, बड़ा ध्यान रखना। रिपोर्टेबल इंजुरी का हम मतलब बताए थे कि ऐसा इंजुरी जो कि सीरियस बॉडीली इंजुरी नहीं है और जिसके कारण कोई व्यक्ति 72 घंटा या उससे अधिक के लिए काम से गैरहाजिर रहने के लिए मजबूर हुआ है, ठीक है। क्या बोला? 72 आवर्स आर मोर। कितने समय के लिए वो अपने काम से गैरहाजिर रहने के लिए मजबूर हुआ? क्या बोलता है? इनफोर्स्ड अब्सेंस ऑफ द इंज्यूर्ड पर्सन फॉर ए पीरियड ऑफ 72 आवर्स आर मोर। एक मेन चीज याद रखना है। क्या याद रखना है? इनफोर्स्ड अब्सेंस। इनफोर्स्ड अब्सेंस का मतलब क्या होता है बेटा? काम से गैरहाजिर रहने के लिए मजबूर होना, उसी को बोलते हैं इनफोर्स्ड अब्सेंस। इनफोर्स्ड अब्सेंस फ्रॉम वर्क, काम से, इनफोर्स्ड अब्सेंस फ्रॉम वर्क फॉर ए पीरियड ऑफ 72 आवर्स। 72 आवर्स आर मोर, ठीक है। ये वर्ड को याद रखिएगा, 72 आवर्स आर मोर को। लेकिन आपके किस्मत अच्छे रहे होंगे 2022 वाले के, वहां सिर्फ 72 आवर्स ही दिया था, ठीक है। लेकिन आपको पूरा याद रखिएगा 72 आवर्स आर मोर, ठीक है। और ये रिपोर्टेबल इंजुरी का किसमें हम रिपोर्ट करते हैं? फार्म जे में। किसमें करते हैं बेटा? फार्म जे में। किसमें करते हैं? फार्म जे में। एक बार माइनर एक्सीडेंट बताए थे कि सेक्शन 23 के सब सेक्शन 3 के में माइनर एक्सीडेंट का डेफिनेशन है। वो आज से 10-12 वीडियो पहले जो हम वीडियो भेजे हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर या सुपर धमाका या और कोई भी नाम से, उसमें देख लीजिएगा। वहां सारा माइनर एक्सीडेंट कब बताए? माइनर एक्सीडेंट को सेक्शन 23 के सब सेक्शन 3 में डिफाइन किया है। क्या बोला? कि ऐसा कोई एक्सीडेंट जिसके चलते कोई व्यक्ति अपने काम से गैरहाजिर रहने के लिए 24 घंटे या उससे अधिक के लिए मजबूर हुआ है। इनफोर्स्ड अब्सेंस ऑफ द इंज्यूर्ड पर्सन फॉर ए पीरियड ऑफ 24 आवर्स आर मोर। याद रखिएगा 24 आवर्स आर मोर। और माइनर एक्सीडेंट का या माइनर इंजुरी का हम जो रिपोर्ट करते हैं वो फॉर्म के है, जे के। याद रखिएगा रिपोर्टेबल जे, अब माइनर उससे छोटा वाला है ओके, जे के। फॉर्म जे में रिपोर्टेबल इंजुरी, फॉर्म के में माइनर इंजुरी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। वीक, ये भी डेफिनेशन पूछा था, 4 को ऑप्शन दे दिया था। वीक का मतलब क्या होता है? पहले बढ़िया समझिए। वीक का मतलब होता है 7 दिनों का एक पीरियड। सप्ताह किसको बोलते हैं? 7 दिन कोई ना सप्ताह बोलते हैं जी। लेकिन क्या बोलता है? कब से ये आरंभ होगा? ये आरंभ होगा शनिवार की मध्य रात्रि से। शनिवार की मध्य रात्रि से आरंभ होने वाला 7 दिनों के समय को वीक बोलते हैं, सप्ताह बोलते हैं। लेकिन इसमें और आगे लिखा है, लेकिन कोई पर्टिकुलर एरिया है जिसके लिए चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस ने उसको नोटिफाइड किया है, तो उस पर्टिकुलर एरिया के जिस रात की मध्यरात्रि से लिखा होगा वहां से 7 दिन का समय, ठीक है। उस नोटिफिकेशन में उस पर्टिकुलर एरिया के लिए कोई विशेष क्षेत्र होगा, खास क्षेत्र होगा, उसमें लिखा है कि शनिवार के मध्यरात्रि
माइंस तो बोलता है शनिवार की मध्य रात्रि से, लेकिन कहीं ऐसा है कि चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस ने लिख के दिया है कि शनिवार नहीं, गुरुवार की मध्य रात्रि से चालू होने वाला 7 दिन का समय को वीक माना जाएगा। तो उस पर्टिकुलर एरिया के लिए एक एग्जांपल बोल रहे हैं हम कि गुरुवार की मध्य रात्रि से आरंभ होने वाला 7 दिनों का समय, लेकिन कितने दिनों का समय? 7 दिनों का समय। वीक मीन्स ए पीरियड ऑफ 7 डेज। वीक मीन्स ए पीरियड ऑफ 7 डेज beginning at midnight on Saturday night or such other night as may be approved in writing for a particular area by the Chief Inspector of Mines or Inspector of Mines. Chief Inspector of Mines or Inspector of Mines. ठीक है, वीक हो गया। डे मीन्स ए पीरियड ऑफ 24 आवर्स बिगिनिंग एट मिडनाइट, मध्य रात्रि से आरंभ होने वाला 24 घंटों के समय को दिन बोलते, 12 घंटे को दिन नहीं बोलते बेटा, माइंडसेट पर आप क्लियर हो जाना। 24 घंटे के समय को जो कि मध्य रात्रि से आरंभ होता है उसको हम बोलते हैं डे। नाइट शिफ्ट का कभी डेफिनेशन बताएंगे, कभी समय आएगा तो नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन 6-5 के आगे लेंगे, ठीक है।